हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल में। और फिर से हिस्ट्री का अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक, और इस चैप्टर का नाम है 1920 का दशक, स्वराज्यवादी, परिवर्तन विरोधी और नए विचारों का उदय। ठीक है, तो बिना और किसी बात के स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं। बात ये है कि अभी हमारा ये दूसरा सप्ताह चल रहा है जब से हमने रोड मैप बनाया था। ठीक है, 26 मई से लेके अब ये जून, तो 6-7 जून तक हमारा आई होप कि हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो खत्म हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद करेंट अफेयर्स हमारा एज इट इज चलेगा, ठीक जैसे चल रहा है। एडिटोरिया का मैंने इसलिए नहीं डाला एडिटोरिया का कि उसके जो लिखावट है वो सही नहीं दिख रही। ठीक है, वो साफ नहीं दिख रही, इसलिए उसका अल्टरनेट हमको डालना पड़ेगा करेंट अफेयर्स के अंदर। तो मैंने देख लिया है और उसको मैंने तैयार भी कर लिया है। तो हो सकता है मैं वहां से आप लोगों को करंट अफेयर्स एक और सोर्स से, देखिए 2 सोर्स हमारे होने चाहिए। उसके अलावा अगले सप्ताह से हमारा साइंस स्टार्ट होगा। मेनली जो है हम लोग बायोलॉजी पे फोकस करेंगे क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स वहीं से होते हैं। दूसरा हमारा करंट अफेयर्स चलेगा और बिहार करंट अफेयर्स अब जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो हम बिहार स्पेशल पढ़ेंगे और उसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बजट के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा जब और आगे बढ़ेंगे हम, तो हम 5वें सप्ताह के अंदर फिर से साइंस का फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स हमारा एज इट इज चलेगा। उसके बाद फिर हम लास्ट में जो भी चीज़ें बच जाएंगी, ठीक है, जैसे पॉलिटी, इकॉनमी, ये सब चीज़ें जो बच जाएंगी या जो भी बच जाएगा उसको हम छठे सप्ताह में करेंगे। और 7वां सप्ताह हमारा जो होगा वो दूसरे महीने में जाके होगा। तो 7वां सप्ताह हमारा एकदम फाइनल होगा, एक क्लोजिंग का, कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना था, बिल्ड करना था, सब हम कर लेंगे और मॉक टेस्ट वगैरह हम देते रहेंगे। जो लास्ट सप्ताह हमारा बचेगा उसमें हम कम से कम 15 मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा टाइम दे, क्योंकि आप मान लीजिए मैं मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम पे भी करवा सकता था, पर वहां पे एनालिसिस नहीं हो पाएगा। वहां पे सिर्फ आपका रिजल्ट आएगा, आप अटेम्प्ट करोगे, पर जो उसके पीछे का कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ आंसर जान लेने से कोई फायदा नहीं। अगर आप पढ़ के खुद एनालाइज कर रहे हैं बेहतर है, लेकिन अगर मैं साथ में एनालाइज कर रहा हूँ, कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा जानने को मिल रही हैं, तो वो भी बेहतर है। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप यूट्यूब पे जो मॉक टेस्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको आप जरूर अटेम्प्ट करें। आप ऐसे करें जैसे कि आप खुद एग्जाम दे रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, और अगर उसमें आपको क्वेश्चन में कोई और चेंजेस चाहिए, आपको लग रहा है कि अप टू द मार्क नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर रहा है क्वेश्चन, तो आप मुझे बोलिए, मैं उसके हिसाब से और चेंजेस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलिए ये बातें थी, इसके बाद हम लोग डिस्कशन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग बैकग्राउंड से बात करेंगे। तो आंदोलन रुकने के बाद का सन्नाटा, तो कौन सा आंदोलन रुक गया था 1920 तक? ठीक है, तो फरवरी 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा कांड होता है और महात्मा गांधी जो है अचानक असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लेते हैं। 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार करके लिए 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो आंदोलन के अचानक रुकने और गांधी जी के जेल जाने से पूरे देश में देश के राष्ट्रवादियों में निराशा फैल गई। संगठन टूटने लगा और नेताओं का हौसला जो है वो कमजोर होने लगा। इस शांत काल यानी ट्रांजिशन पीरियड में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब आगे क्या किया जाए, आंदोलन की मशाल को कैसे जलाए रखा जाए। तो इसी सवाल ने कांग्रेस को 2 विचारधाराओं में बांट दिया। ठीक, पहला विचारधारा था स्वराज्यवादी, प्रो चेंजर्स, परिवर्तन समर्थक थे, और परिवर्तन विरोधी यानी नो चेंजर्स। ठीक, तो 2 विचारधारा उस समय बट गई। ठीक, गांधी जी के जेल जाने के बाद और असहयोग आंदोलन के खत्म होने के बाद। तो स्वराज्यवादी जो थे और परिवर्तन विरोधी जो थे, ठीक है,
वैचारिक जंग के लिए कैसे मतलब आपस में मतभेद होता है। तो कांग्रेस के भीतर दो अलग अलग सोच वाले गुट बन गए, जिनके तर्क इस प्रकार थे। स्वराजवादी कहते थे, प्रो चेंजर्स, कि इनके जो मुख्य नेता हैं वो चित्तरंजन दास हैं, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान। ठीक, इनकी सोच है और रणनीति इस प्रकार है कि इन नेताओं का मानना था कि हमें अंग्रेजों की विधान परिषदों में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में चुनाव का बहिष्कार बंद कर देना चाहिए। हमें चुनाव लड़कर परिषदों के भीतर प्रवेश करना चाहिए और अंदर से विरोध करना चाहिए। ठीक है, इनके मुख्य तर्क थे कि अंदर से खोखला करना, यदि हम परिषदों के भीतर जाएंगे तो हम सरकारी बजट, गलत कानूनों के खिलाफ वोट कर सकेंगे, हम ब्रिटिश सरकार के कामकाज में अरंगा यानी रुकावट डालेंगे। ठीक है, मैदान खाली न छोड़ना, यदि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी तो सरकार के चमचे और गैर कांग्रेसी लोग चुनकर वहां पहुंच जाएंगे। वे अंग्रेजों के गलत कानूनों को सही ठहराने में मदद करेंगे और कांग्रेस का प्रभाव जो है वो जनता में कम हो जाएगा। नया मोर्चा, इनका कहना था कि यह असहयोग आंदोलन को छोड़ना नहीं है, बल्कि आंदोलन को सड़कों से उठाकर ब्रिटिश संसद परिषदों के भीतर ले जाने की एक नई रणनीति है। तो ये सब विचार, ये तर्क किसके हैं? ये हैं जो स्वराजवादी हैं। ठीक है, प्रो चेंजर्स हैं। वहीं परिवर्तन के विरोध जो नो चेंजर्स थे, उनके मुख्य नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर ए अंसारी। ठीक, तो इनकी सोच और रणनीति क्या थी? ये नेता गांधी जी की मूल रणनीति बहिष्कार और रचनात्मक कार्य पर टिके रहना चाहते थे। ये चुनाव लड़ने के सख्त खिलाफ थे। इनके मुख्य तर्क क्या थे? तो भ्रष्टाचार का डर। इनका मानना था कि यदि हम यानी हमारे नेता असेंबली या काउंसिल में बैठेंगे तो धीरे धीरे वहां के ऐश और आराम के आदि हो जाएंगे। ठीक है, यानी उनको आदत लग जाएगी ऐश और आराम का, तो उनके अंदर से क्रांति का जज्बा जो है वो खत्म हो जाएगा, ब्रिटिश व्यवस्था का ही हिस्सा वो बन जाएंगे। तो इनको ये डर था। इसके अलावा और क्या इन्होंने तर्क दिया? रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा होगी। चुनाव और संसदीय कार्यों में उलझने से खादी, शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतता मतलब उन्मूलन कह सकते हैं, अनटचेबिलिटी उन्मूलन जैसे जमीनी और रचनात्मक काम जो है वो रुक जाएंगे। ठीक, तो अगले आंदोलन की तैयारी, ये भी एक तर्क था कि इनका कहना था कि हमें परिषदों से बाहर रहकर जनता के बीच काम करना चाहिए ताकि देश को सविनय अवज्ञा आंदोलन के अगले चरण के लिए तैयार किया जा सके। ठीक, और उसके बाद होता है गांधी अधिवेशन 1922 में ही, और स्वराज पार्टी का यहाँ पे जन्म होता है। तो विवाद दिसंबर 1922 में बिहार के गया में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे सी आर दास, और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने काउंसिल में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, यानी उन्होंने बोला कि हम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें हम चुनाव लड़ेंगे, ये प्रस्ताव रखा। नतीजा क्या हुआ? परिवर्तन विरोधी गुट जो थे पटेल, राजेंद्र प्रसाद, इनका जो है कड़ा विरोध हुआ। ठीक है, इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, और बहुमत से यह प्रस्ताव जो है गिर गया, ना मंजूर हो गया। यानी इनके पक्ष में आए, ठीक है, जो परिवर्तन विरोधी थे इनके पक्ष में वोट आए, बहुमत आया, और ये जो प्रस्ताव इन लोगों ने दिया था मोतीलाल नेहरू, सी आर दास ने, वो प्रस्ताव खारिज हो गया। ठीक है, तो अब आता है इस्तीफा का दौर। तो इस्तीफा और नई पार्टी। प्रस्ताव हारने के बाद दुखी होकर सी आर दास जो अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू जो महामंत्री, ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1923 में उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। अध्यक्ष कौन बने? सी आर दास, और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक, समझ गए? तो ये याद रखिएगा, ये लिख लीजिए कहीं पे कि 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनती है, गठन होता है, अध्यक्ष सी आर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, अब बीच का रास्ता निकलता है सितंबर 1923 में। इसमें होता है समझौता। दोनों गुट यह अच्छी तरह जानते थे क्योंकि पहले भी हो चुका था। 1907 के सूरत विभाजन की वजह से कांग्रेस कमजोर हुई थी। वे वैसी गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे। जेल में बंद गांधी जी से भी संपर्क साधा गया। आखिरकार सितंबर 1923 में दोनों पक्षों के बीच समझौता होता है और स्वराजवादियों को कांग्रेस के एक समूह के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति मिल जाती है। मतलब कि ठीक है, आप चुनाव लड़िए लेकिन आप कांग्रेस की तरफ से जाइएगा, ऐसा नहीं कि आपने जो नया पार्टी बनाया है स्वराज पार्टी उसकी तरफ से। ठीक है, अब स्वराजवादियों का चुनाव घोषणा पत्र आता है अक्टूबर 1923 में। नवंबर 1923 के चुनावों के लिए स्वराजवादियों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसकी मुख्य बातें क्या है वो बात करते हैं। ठीक है,
तो मुख्य बातें हैं, ब्रिटिश शासन का पर्दाफाश। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत के असीमित संसाधनों का शोषण करना और अपने स्वार्थ के लिए भारतीयों को गुलाम बनाए रखना है। सच्चा स्वशासन, हम परिषदों में जाकर स्वशासन सेल्फ रूल की मांग उठाएंगे। रुकावट की नीति, यदि सरकार हमारी जायज मांगों को नहीं मानेगी तो हम संयुक्त प्रयासों से काउंसिल की कार्यवाही को ठप कर देंगे। गांधी जी का बदला हुआ रुख 1924। शुरुआत में गांधी जी परिषदों में जाने के विरोधी थे, लेकिन फरवरी 1924 में खराब स्वास्थ्य के कारण जब जेल से रिहा हुए, ठीक है, 6 साल तक नहीं रहे जेल में, ठीक है, 1924 में वो फरवरी में रिहा हो जाते हैं, ठीक, रिहा हो जाते हैं, तो उन्होंने स्वराजवादियों का समर्थन करना शुरू कर दिया है। इसके 3 बड़े कारण थे। चुनावी सफलता, नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजवादियों को बड़ी जीत मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें मिली। मध्य प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस में उन्हें पूर्ण बहुमत मिला। बंगाल में भी वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। संसदीय एकजुटता, असेंबली में मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय उदारवादियों के साथ मिलकर एक मजबूत साझा मोर्चा बना लिया था। उनके जुझारूपन को देखकर गांधी जी समझ गए कि ये लोग अंग्रेजों के हाथों बिकने वाले नहीं। सरकारी दमन, अक्टूबर 1924 में ब्रिटिश सरकार ने आतंकवाद को कुचलने के नाम पर सुभाष चंद्र बोस, अनिल बरन राय जैसे कई प्रमुख स्वराजवादियों और कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सरकार के इस दमन को देखकर गांधी जी स्वराजवादियों के साथ खड़े हो गए ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वराजवादियों की प्रमुख उपलब्धियां, अचीवमेंट्स क्या कह रहे हैं। तो भले ही उनका सफर जो है थोड़ा छोटा रहा, लेकिन उन्होंने कई ऐतिहासिक काम किए, जैसे सरकार की विधायी हार। जिन्ना और मालवीय के सहयोग से स्वराजवादियों ने कई बार ब्रिटिश सरकार के बजट प्रस्तावों को गिराया और स्थगन प्रस्ताव पास करवाए। विट्ठल भाई पटेल का अध्यक्ष बनना 1925। स्वराजवादियों की सबसे बड़ी जीत तब हुई जब 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल, सरदार पटेल के बड़े भाई थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर चुने गए। पब्लिक सेफ्टी बिल को गिराना 1928। सरकार भारत में समाजवाद और साम्यवाद, कम्युनिज्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल लाई थी ताकि क्रांतिकारी विचारों वाले विदेशियों को भारत से निकाला जा सके। स्वराजवादियों ने एकजुट होकर इस बिल को असेंबली में हरा दिया। राजनीतिक शून्यता को भरना, जब देश में कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा था और निराशा का माहौल था, तब स्वराजवादियों ने राजनीति को जीवंत बनाए रखा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की पोल खोलना, उन्होंने अंग्रेजों के 1919 के सुधारों को खोखलेपन को इस सुधारों के खोखलेपन को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। ठीक, तो ये सब कुछ अचीवमेंट थे स्वराजवादियों के। ठीक, स्वराजवादियों की कमजोरियां और पतन। तो 1924 के अंत तक स्वराज पार्टी कमजोर होने लगी, जिसके कारण निम्नलिखित थे। सांप्रदायिकता का उभार हुआ, देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए, जिसका असर पार्टी पर भी पड़ा। पार्टी के भीतर भी फूट डल गया। ठीक है, रिस्पॉन्सिविस्ट वर्सेस नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु हो गई, जो पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। ठीक है, इसके बाद लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और NC केलकर जैसे नेताओं ने प्रत्युत्तरवादी रुख अपनाया। उनका मानना था कि हिंदू हितों की रक्षा के लिए हमें सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, पदों को ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने मोतीलाल नेहरू पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया और पार्टी छोड़ दी। जमींदारों का समर्थन, बंगाल में स्वराजवादियों ने जमींदारों के डर से गरीब काश्तकारों की मांगों का समर्थन नहीं किया। चूंकि अधिकांश जो किसान थे, काश्तकार थे, वो मुसलमान थे, इसलिए मुस्लिम किसान स्वराजवादियों से नाराज हो गए। ठीक, गलत क्या? संसदीय राजनीति की सीमा, वे परिषदों के भीतर के संघर्ष को सड़कों पर जन आंदोलन से जोड़ नहीं पाए, वे केवल अखबारों की सुर्खियों तक सीमित रहे। तो ये कुछ कमियां थी और पतन के कारण थे स्वराजवादियों के। अंत ऐसे होता है कि पार्टी को
और ज्यादा टूटने और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए उसके मुख्य नेता ने संसदीय राजनीति से दूरी बनाने का फैसला किया और मार्च 1926 में वॉकआउट कर दिया। अंततः 1930 के लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 शुरू हुआ, तब स्वराजवादियों ने पूरी तरह से विधानमंडलों का दामन छोड़ दिया और वापस मुख्यधारा के आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक, तो इस तरह स्वराजवादियों का जो स्टार्ट हुआ था काउंसिल में जाना, वो खत्म हुआ 1930 में। थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन रुकने के बाद कांग्रेस दो भागों में बटी, चुनाव लड़ो गुट यानी स्वराजवादी और गांधीवादी काम करो गुट। ठीक है, परिवर्तन विरोधी। स्वराजवादी पार्टी जो बनती है वो स्वराज पार्टी, वो 1923 में बनती है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई। काम क्या था? असेंबली के अंदर जाकर अंग्रेजों के काम में अरंगा लगाना। बड़ी जीत, विट्ठल भाई पटेल का स्पीकर बनना 1925 और पब्लिक सेफ्टी बिल को हराना 1928। कमजोरी, सीआर दास की मृत्यु हो गई, आंतरिक फूट और सांप्रदायिकता का माहौल बन गया। ठीक है, 1930 में आंदोलन जो है शुरू होते ही यह पार्टी खत्म हो गई। ठीक, तो ये थोड़ा रिवीजन था। अब दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि 1920 का दशक रचनात्मक कार्य, समाजवाद और उदय और क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो परिवर्तन विरोधी जो लोग थे, नो चेंजर्स के रचनात्मक कार्य। अभी हमने स्वराजवादियों की बात की, अब हम बात करेंगे जो विरोधी थे, परिवर्तन विरोधी, गांधीवाद, काम करो गुट, उनके बारे में। तो जिस समय स्वराजवादी नेता यानी मोतीलाल नेहरू, सीआर दास असेंबली के भीतर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उसी समय गांधीवादी नेता पटेल, राजेंद्र प्रसाद परिषदों से बाहर रहकर देश में रचनात्मक कार्य यानी कंस्ट्रक्टिव वर्क्स कर रहे थे। प्रमुख कार्य क्या किए इन्होंने? तो खादी और चरखे का प्रचार किया। देश भर में सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना की। इन आश्रमों में युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के लोगों को सूत काटने और बुनने की ट्रेनिंग दी गई। गुजरात के खेरा और बारदोली में इस दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा, ये भी काम हुआ। नेशनल एजुकेशन, अंग्रेजों के स्कूलों का बहिष्कार करने के बाद बच्चों के लिए नए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, जहां देश प्रेम की शिक्षा दी जाती थी। ठीक, और क्या हुआ? सामाजिक सुधार हुए। सामाजिक सुधार में क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया गया। छुआछूत जो था उसके खिलाफ जंग छेड़ी गई। शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। बाढ़ और महामारी जैसी आपदाओं के समय बाढ़ पीड़ितों की भारी सहायता की गई। ठीक, और आगे क्या हुआ? तो भावी आंदोलन की नींव भी रखी गई। तो इन रचनात्मक कार्यों ने जमीन पर जाकर जनता को जगाया। बाद में 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है, उसके मुख्य स्तंभ रीढ़ की हड्डी बने। ठीक है, रचनात्मक जो कार्य हुए उसका मूल्यांकन भी कर लेते हैं, थोड़ा सा कमियां भी बता देते हैं। तो शिक्षा की सीमा थी। राष्ट्रीय शिक्षा का लाभ ज्यादातर शहरों के निम्न मध्य वर्ग और अमीर किसानों को ही मिला। जब आंदोलन धीमा पड़ा तो छात्र डिग्री और नौकरी के लालच में वापस सरकारी स्कूलों की तरफ भागने लगे। महंगी खादी, खादी को लोकप्रिय बनाना मुश्किल था, क्योंकि हाथ से बनी जो खादी थी मिलों में बने विदेशी कपड़ों की तुलना में बहुत महंगी थी, जिसे गरीब खरीद नहीं पाते थे। और जो उन्मूलन चला यानी अछूतोद्धार में आर्थिक कमी हुई। छुआछूत के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी गई, लेकिन शोषित वर्ग जो भूमिहीन मजदूरों और किसानों की आर्थिक हालत थी, उसको सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नई शक्तियों का उदय, समाजवाद और मजदूर संघ। तो 1920 का दशक है और इस दशक में भारतीय इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। इस समय भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, विशेषकर 1917 की रूसी क्रांति का गहरा असर पड़ा। भारतीय विचारकों के दिमाग में अब सामाजिक और आर्थिक समानता की बात आने लगी। तो पहला क्या कार्य होता है? समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का प्रसार। युवा नेताओं पर असर होता है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इस नई विचारधारा के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे। ये दोनों युवा नेता गांधी जी के धीमे राजनीतिक कार्यक्रमों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। इनकी सोच क्या थी? ये स्वराजवादियों और परिवर्तन विरोधियों दोनों के आलोचक थे। उनका मानना था कि सिर्फ अंग्रेजों को भगाना काफी नहीं, बल्कि भारत से पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा को खत्म कर सामाजिक न्याय स्थापित करना होगा। उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी का नारा बुलंद किया। ठीक है, किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1920 में। एम.एन. रॉय, अवनी मुखर्जी और कुछ अन्य भारतीयों ने ताशकंद रूस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
आईसीपी की स्थापना की। एमएन रॉय पहले भारतीय थे जिन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटर्न के नेतृत्व में जगह ली। 1924 देखिए रूस में क्यों हो रहा है जरा सोच के देखिए, क्योंकि रूस ही था जहां से कम्युनिस्ट विचारधारा का जन्म होता है। ठीक है, समझ गए। वैसे तो जन्म होता है कार्ल मार्क्स के टाइम से, लेकिन असल में जो मतलब कम्युनिस्ट पूरे देश में जो फैला हुआ था वो कहाँ फैला हुआ था? कम्युनिस्ट सरकार थी रशिया में। ठीक है, उस समय यूएसएसआर था। ठीक, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटर्न के नेतृत्व में जगह मिली। 1924 कानपुर वोल्शेविक षड्यंत्र केस होता है। सरकार ने कम्युनिस्टों को कुचलने के लिए एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को जेल भेज दिया। ये सब कम्युनिस्ट के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, 1925 कानपुर में आधिकारिक रूप से अखिल भारतीय स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की स्थापना हुई। पहले जो होती है वो आईसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, और बाद में जो होती है 1925 में वो होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, सीपीआई। ठीक, अब बात करते हैं मेरठ षड्यंत्र की। ठीक है, तो 1929 मेरठ षड्यंत्र केस, ब्रिटिश सरकार ने 32 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट यानी फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली, लेस्टर हंचिसन भी शामिल थे। सरकार का मकसद मजदूर आंदोलन को राष्ट्रवाद से अलग करना था। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी 1928 में बनती है। देश के सभी किसान और मजदूर संगठनों को मिलाकर अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल, ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी अभी भी है। ठीक है, बनाया गया। इसका उद्देश्य कांग्रेस के भीतर रहकर उसे और अधिक क्रांतिकारी और आम जनता की पार्टी बनाना था। ठीक, मजदूर संघों यानी ट्रेड यूनियंस का विकास होता है। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये अभी भी है, की स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और पहले सचिव दीवान चमन लाल थे। बाल गंगाधर तिलक भी इसमें बड़े योगदान दिए थे। ठीक है, मशहूर हड़तालें होती हैं। 1920 के दशक में एटक के नेतृत्व में टाटा आयरन एंड स्टील, जमशेदपुर, खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स, जहां 1.5 लाख मजदूरों ने 5 महीने तक हड़ताल की, ऐतिहासिक हड़तालें हुई। मद्रास में पहली बार मई दिवस यानी मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। जातीय और सामाजिक आंदोलन हुए। शोषित जातियों ने अपने मान सम्मान और हक के लिए आंदोलन तेज किए। मद्रास में जस्टिस पार्टी का आंदोलन। 1925 में पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। ये सब लिख लीजिए। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? ठीक, महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महार आंदोलन, सत्यशोधक कार्यकर्ताओं का आंदोलन, बिहार में सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए यादवों का आंदोलन। तो ये सब लिख लीजिए। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन से आंदोलन हुए थे और कब हुए थे और किसके द्वारा चलाए गए, नेतृत्व कौन कर रहे थे। ठीक, नोट्स के तौर पे बना लीजिए। क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनर्जन्म होता है, द रेवोल्यूशनरी फेज। ठीक, असहयोग आंदोलन के बाद युवा क्रांतिकारी क्यों बने? प्रथम विश्व युद्ध के समय सरकार ने क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया था। 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो गांधी जी और सी आर दास कहने लगे के कहने पर ये क्रांतिकारी जेल से छूटने के बाद हिंसा का रास्ता छोड़कर गांधी जी के साथ आए। लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद अचानक आंदोलन वापस ले लिया तो इन युवाओं को गहरा धक्का लगा। उनको लगा कि उनके साथ जो है विश्वासघात हुआ है। वे गांधी जी की अहिंसा की नीति से निराश हो गए। स्वराजवादियों की संसद वाली राजनीति और परिवर्तन विरोधी के रचनात्मक कार्य भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजों को सिर्फ लाठी और बंदूक के दम पर ही भगाया जा सकता है, दम पर। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस दौर के मुख्य नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण वोहरा और जतिन दास।
ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा। ठीक, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांति, HRA से HSRA का सफर यानी तक। ठीक, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है HRA अक्टूबर 1924 में, याद रखिएगा। स्थापना होता है कानपुर में, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल, इन तीनों ने मिलकर किया, HRA बनाया। उद्देश्य क्या था? हथियारों के बल पर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, संघीय गणतंत्र भारत की स्थापना करना, जहां सबको वोट देने का अधिकार होगा। प्रेरणा की पुस्तकें थी सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन, ठीक है, याद रखिएगा ये कि किसने लिखा। शरद चंद्र चटर्जी का उपन्यास पाथेर दाबी, जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक, ये सब चीज लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, कब बनता है, कौन बनाता है ग्रुप, और फिर कौन कौन सी किताबें किसके किसके द्वारा लिखी गई, ठीक, और क्या मकसद था, ये भी लिख लीजिए। अब होता है ककौरी कांड 9 अगस्त 1925 को। घटना होती है, HRA के क्रांतिकारियों को हथियार के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जा रही 8 डाउन ट्रेन को ककोरी नामक गांव के पास रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया। नतीजा क्या हुआ? दमन। अंग्रेजी सरकार जो है वो बौखला गई। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को फांसी दे दी गई। 4 क्रांतिकारियों को काले पानी यानी अंडमान की सजा हुई और 17 को लंबी जेल हुई। चंद्रशेखर आजाद पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए, फरार हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का ही एक्सटेंडेड रूप था। HSRA सितंबर 1928 में फाउंड होता है। ककोरी कांड के बाद उत्तर भारत का क्रांतिकारी आंदोलन बिखर गया था। इसे दोबारा खड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश के शिव वर्मा, जयदेव कपूर, पंजाब के भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण बोहरा ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काम करना शुरू किया। ठीक, बदलाव क्या हुआ? अब इन युवाओं पर समाजवाद का गहरा रंग चढ़ चुका था। नई पार्टी बनी सितंबर 1928 में, दिल्ली में बनी, फिरोज शाह कोटला मैदान में बनी। ठीक है, तो अब फिरोज शाह कोटला मैदान नहीं है उसका नाम, तो बताइए क्या नाम है? ठीक है, कमेंट में बताइए। तो एक गुप्त बैठक हुई और यहां संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया। सामूहिक नेतृत्व तथा समाजवाद की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य जो है घोषित किया गया। 2 ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने इतिहास बदल दिया। एक तो सैंडर्स हत्याकांड, लाहौर दिसंबर 1928 में। कारण, नवंबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय यानी शेरे पंजाब गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बदला लिया जाएगा। देश के इतने बड़े नेता की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की, DSP था, ठीक, की गोली मारकर हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने पर्चे बांटे कि यह देश के अपमान का बदला था। ठीक है, आगे क्या हुआ और कौन कौन सी घटनाएं हुई ऐतिहासिक? केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट हुआ 8 अप्रैल 1929। कारण था ब्रिटिश सरकार मजदूरों के अधिकारों को कुचलने के लिए असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास करने जा रही थी। घटना क्या हुआ? जनता को यह समझाने के लिए कि क्रांतिकारी सिर्फ खून खराबा नहीं चाहते बल्कि एक बड़ी वैचारिक क्रांति चाहते हैं, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने की जिम्मेदारी दी गई। मकसद क्या था? उनका मकसद था किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना, यानी जो डिफ हैं, जो सुन नहीं सकते, वो सुनाना। इसलिए बम मतलब लिटरली वैसा नहीं, मतलब जो इग्नोर कर रहे हैं अंग्रेजों को असल में जगाना, सुनाना। ठीक है, तो इसलिए बम खाली बेंचों पर फेंका गया जो बहुत कम क्षमता का था। गिरफ्तारी हुई बम फेंकने के बाद।
वो वहां से भागे नहीं, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करा लिया। वे अदालत को अपने विचारों और राजनीतिक दर्शन के प्रचार का मंच बनाना चाहते थे, ताकि जनता यह समझ सके कि क्रांतिकारी देश के लिए खुद को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारियों का बलिदान और अंत। तो लाहौर षड्यंत्र केस चला। बम कांड के बाद पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर लगभग सभी को पकड़ लिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर सैंडर्स की हत्या, लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया। जतिन दास की शहादत, जेल की अमानवीय स्थितियों और राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल कर दी। 64 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद क्रांतिकारी जतिन दास शहीद हो गए। इन्होंने नहीं लिखा कोई पेटिशन, माफीनामा। खैर, फांसी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। इस खबर से पूरा देश स्तब्ध रह गया और भगत सिंह का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पे आ गया। चंद्रशेखर आजाद की शहादत फरवरी 1931 आता है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो अब है, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान आखिरी गोली बची होने पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली और अपने आजाद रहने के संकल्प को पूरा किया। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। परिवर्तन विरोधी, ये जमीन पर रहकर चरखा, खादी, राष्ट्रीय शिक्षा और छुआछूत के खिलाफ काम कर रहे थे। समाजवाद का उदय होता है। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो है युवा नेता रूस की क्रांति से प्रभावित होकर समाजवाद और पूर्ण आज़ादी की वकालत करने लगे। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण होता है। ये असहयोग आंदोलन के रुकने से दुखी होकर युवाओं में दोबारा हथियार उठाने का हिम्मत आता है, मतलब उठाते हैं, और HRA बनता है। पहले रामप्रसाद बिस्मिल HRA बनाते हैं, ककोरी कांड करते हैं। बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़कर इसे जो है HSRA बना दिया। शहादत, सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया जाता है और असेंबली में बम फेंककर इनकलाब का नारा दिया जाता है। अंततः भगत सिंह को फांसी हुई और आजाद जो है वो पार्क में शहीद हो जाते हैं। अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन, चटगांव विद्रोह और भगत सिंह का दर्शन। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का पुनर्गठन होता है 1920 के दशक में। असहयोग आंदोलन के अचानक रुकने के बाद 1920 के दशक में बंगाल की क्रांतिकारी समूहों ने खुद को फिर से संगठित किया। उन्होंने 2 रणनीतियों पर काम किया। कुछ क्रांतिकारी भूमिगत अंडरग्राउंड होकर गुप्त कार्रवाइयां करने लगे, जबकि बहुत से क्रांतिकारी कांग्रेस के भीतर शामिल हो गए। कांग्रेस को मिला मजबूत आधार। इन युवा क्रांतिकारियों ने गाँवों और कस्बों में जाकर चित्तरंजन दास के स्वराजवादी कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाया। इससे कांग्रेस को बंगाल के ग्रामीण इलाकों में एक मजबूत सांगठनिक आधार मिला। CR दास की मृत्यु और बंगाल कांग्रेस में फूट 1925 में बंगाल के सबसे बड़े नेता CR दास की अचानक जो है मृत्यु हो जाती है। उनके जाने के बाद बंगाल कांग्रेस 2 गुटों में बट गई। पहला गुट था, इसका नेतृत्व JM सेन गुप्ता कर रहे थे, जिन्हें क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति का समर्थन प्राप्त था। दूसरा गुट था, इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, जिन्हें क्रांतिकारी समूह युगांतर का समर्थन प्राप्त था। ठीक, गोपीनाथ साहा का साहसिक कदम 1924। इसी दौरान 1924 में बंगाल के एक युवा क्रांतिकारी गोपीनाथ साहा ने कोलकाता के बदनाम ब्रिटिश पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट को मारने की कोशिश की। निशाना चूक गया और टेगार्ट की जगह एक दूसरा अंग्रेज अधिकारी मारा गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाया, गोपीनाथ साहा को फांसी दे दी। सुभाष चंद्र बोस समेत सैकड़ों राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दमन के कारण आंदोलन कुछ समय के लिए तो धीमा पड़ गया। आगे बढ़ते हैं। चटगांव शस्त्रागार कांड। तो चटगांव आर्मरी रेड होता है अप्रैल 1930 में। जब पुराना क्रांतिकारी आंदोलन धीमा पड़ा तब बंगाल में नए विद्रोही संगठनों का जन्म हुआ। इनमें सबसे सक्रिय और खतरनाक गुट था चटगांव के क्रांतिकारियों का समूह, जिसके महानायक थे सुरेश सेन। कौन थे सुरेश सेन? मास्टरदा। सुरेश सेन ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वे चटगांव के एक नेशनल स्कूल में टीचर थे, इसी कारण लोग उन्हें प्यार से मास्टरदा कहते थे। वे चटगांव जिला के कांग्रेस कमेटी के सचिव भी थे। व्यक्तिगत
व्यक्तित्व क्या था? तो मास्टरदास स्वभाव से बेहद शांत, मृदुभाषी, कवि प्रेमी थे। वे रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनका मानना था कि सहृदयता यानी दयालुता एक क्रांतिकारी का सबसे विशेष गुण है। विद्रोह की अद्भुत योजना सूर्यसेन ने अपने साथी अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल के साथ मिलकर एक पूरी सेना इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव ब्रांच तैयार की। उनका मकसद अंग्रेजों को यह दिखाना था कि एक संगठित सशस्त्र विद्रोह से ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाया जा सकता है। उनकी योजना थी चटगांव के 2 मुख्य सरकारी शस्त्रागारों पर कब्जा करना और हथियार लूटना, शहर की टेलीफोन और टेलीग्राफ संचार व्यवस्था को पूरी तरह से काट देना, चटगांव को बाकी बंगाल से जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन थी उसको उखाड़ देना ताकि ब्रिटिश सेना न आ सके। धावा और अस्थायी सरकार। तो अप्रैल 1930 65 युवा क्रांतिकारियों के साथ मास्टरदा ने शस्त्रागारों पे सफल धावा बोल दिया। पुलिस के हथियारों पर कब्जा करने के बाद सूर्यसेन ने शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। युवा सैनिकों ने उन्हें सलामी दी और चटगांव में एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार प्रोविजनल रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के गठन की घोषणा कर दी गई। इसके बाद क्रांतिकारी पास के गांव में फैल गए और सरकारी दफ्तरों पर छापे मारने लगे। अंजाम और शहादत। जल्द ही ब्रिटिश सेना भारी हथियारों के साथ चटगांव पहुंच गई। जलालाबाद की पहाड़ियों पर सेना और क्रांतिकारियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कई युवा बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। फरवरी 1933 में मास्टरदास सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1934 में उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। असर क्या हुआ? इस घटना ने पूरे भारत के युवाओं में देशभक्ति की आग लगा दी। 1930 से 32 के बीच बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच गई। सरकार की बर्बर प्रतिक्रिया। तो शस्त्रागार की लूट से बौखलाए अंग्रेजों ने चटगांव के कई गांवों को जलाकर राख कर दिया और ग्रामीणों पर भारी जुर्माना लगाया। 1933 में जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर 2 साल की सजा दी गई क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश दमन की निंदा की थी और चटगांव के युवाओं की वीरता की तारीफ की थी। भगत सिंह और साथियों का क्रांतिकारी दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिवॉल्यूशन। भगत सिंह और उनके साथियों ने भारतीय इतिहास में पहली बार क्रांतिकारियों के सामने सिर्फ बम और पिस्तौल का रास्ता नहीं रखा बल्कि क्रांति का एक पूरा राजनीतिक और सामाजिक दर्शन यानी फिलॉसफी प्रस्तुत किया। व्यक्तिगत आतंकवाद से जन आंदोलन की ओर झुकाव। 1924 में जब HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना तभी से उनके घोषणा पत्र में समाजवाद की बातें थी। वे रेलवे, जहाजरानी और बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण नेशनलिज्म के पक्ष में थे। 1920 के दशक के अंत तक भगत सिंह और उनके साथी व्यक्तिगत हत्याओं जैसे किसी अंग्रेज को मार देना के रास्ते पर होने लगे थे। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि सब कुछ जनता के अधीन, ठीक है, जनता के पैसों से जनता के लिए, समझ गए, ना कि सरकार के लिए, सरकार के पैसों से। सरकार कोई भी हो सकती है। सरकार जो होगी वो राजतंत्र में भी होगी और जो प्रजातंत्र है उसमें भी होगी, लेकिन प्रजातंत्र वाली सरकार जो होती है वो प्रजा के हित के लिए काम करती है, लोकतंत्र के लिए काम करती है, लोगों के लिए, ठीक। तो यहाँ जो नेशनलाइजेशन का मतलब है, राष्ट्रीयकरण का उद्योगों के, वो यही मतलब है कि लोगों के लिए इनका यूज किया जाए। राम प्रसाद बिस्मिल की अपील। ककोरी कांड के बाद जेल से राम प्रसाद बिस्मिल ने युवाओं से अपील की थी वे पिस्तौल और रिवॉल्वर का साथ छोड़ दें, गुप्त षड्यंत्र बंद करें और कांग्रेस के नेतृत्व में खुला जन आंदोलन चलाएं। बिस्मिल ने साम्यवाद में विश्वास जताते हुए कहा था कि प्रकृति की संपत्ति पर हर इंसान का बराबर अधिकार है। तो ये लाइन जो है लिख लीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, ठीक है। भगवती चरण बोहरा की पुस्तक। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगवती चरण बोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब का दर्शन नामक प्रसिद्ध दस्तावेज लिखा ताकि जनता क्रांतिकारियों की असली सोच को समझ सके। फिर क्रांतिकारी बम और पिस्तौल का इस्तेमाल क्यों करते थे? तो जब भगत सिंह और उनके साथी जन आंदोलन यानी मास मूवमेंट को ही असली रास्ता मानते थे तो उन्होंने असेंबली में बम क्यों फेंका या सैंडर्स को क्यों मारा? इसके 2 मुख्य कारण थे। समय की कमी। वे
उस बदलाव को जो दशकों में आने वाला था कुछ ही वर्षों में लाना चाहते थे। आम जनता को जगाने की प्रक्रिया लंबी होती, इसीलिए वे कुछ सनसनीखेज कदम उठाकर युवाओं को तुरंत प्रेरित करना चाहते थे। अदालत को माध्यम बनाना। वे जानते थे कि कांग्रेस राजनीतिक गतिविधियां धीमी है। वे अपनी बहादुरी और शहादत के जरिए अदालतों को मंच बनाकर अपने समाजवादी विचारों को अखबारों के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते थे, ताकि एक समर्पित कैडर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार हो सके। क्रांति की नई परिभाषा, रीडिफाइनिंग रेवोल्यूशन। तो भगत सिंह ने क्रांति शब्द को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया। उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ खून खराबा नहीं, ठीक है, हिंसा या पिस्तौल की पूजा नहीं था, बल्कि लोगों के हित के लिए काम करना, लोगों के लिए, ठीक है, अपने देश के लिए। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको खून खराबा करना पड़े या हिंसा या पिस्तौल उठाना पड़े, ठीक है। ये उनका क्रांति का मतलब था। मार्क्सवाद और वर्ग संघर्ष। तो भगत सिंह पूरी तरह मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित थे। उनका मानना था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ गोरे साहबों, अंग्रेजों को हटाकर भूरे साहबों यानी अमीर भारतीयों को सत्ता सौंपना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में असली संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक आम जनता के श्रम मेहनत का शोषण करते रहेंगे, चाहे शोषक अंग्रेज हो या शुद्ध भारतीय या दोनों का गठबंधन। जब तक पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व का पूरी तरह अंत नहीं होता, तब तक सच्ची आजादी नहीं आ सकती। इसी को उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद कहा था, ठीक है। सांप्रदायिकता का विरोध और पूर्ण धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। भगत सिंह एक बेहद जो है जागरूक और नास्तिक क्रांतिकारी थे। सोचिए, 21 साल का आदमी है और इतनी बड़ी सोच है। उन्होंने कहा मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है, और इस पर जो है एक प्रसिद्ध लेख भी लिखा। उन्होंने रूढ़िवादिता और अंधविश्वास पर करारी चोट की। नौजवान भारत सभा 1926 में फाउंड हुआ। युवाओं, किसानों और मजदूरों को संगठित करने के लिए भगत सिंह ने पंजाब में इस सभा का गठन किया था और वे इसके महासचिव थे। तो ये जो है भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बात है, जो अब तक मुझको नहीं लगता है कि बहुत जगह पूछा गया है क्वेश्चन में, लेकिन आप लिख के जरूर रख लेंगे। नौजवान भारत सभा 1926, भगत सिंह महासचिव, ठीक है, कहाँ? पंजाब में। तो सभा के कड़े नियम थे। सभा के नियमों में साफ लिखा था कि इसका कोई भी सदस्य ऐसी किसी संस्था या पार्टी से संबंध नहीं रखेगा जो सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म फैलाती हो, ठीक है। तो सोचिए, इसके सदस्य कभी भी बीजेपी से जुड़ते और भी पार्टी से नहीं जुड़ते। खैर, धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। भगत सिंह का मानना था कि धर्म हर इंसान का पूरी तरह से व्यक्तिगत पर्सनल मामला है। राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तर्क की कसौटी उन्होंने दी। उन्होंने कहा था कि प्रगति के लिए संघर्षरत हर व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी ही पड़ेगी, रूढ़िवादी विचारों को चुनौती देनी ही होगी। समाज की हर व्यवस्था को सत्य और तर्क की कसौटी पर कसा जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो बंगाल की राजनीति, सीआर दास की मृत्यु के बाद बंगाल कांग्रेस दो गुटों में बटी। सेन गुप्ता गुट अनुशीलन समिति का समर्थन, सुभाष चंद्र बोस गुट युगांतर का समर्थन। मास्टर दास सुरेसेन चटगांव के एक स्कूल टीचर जिन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई और 1930 में अप्रैल 1930 में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट कर वहां अस्थायी भारतीय सरकार की घोषणा भी कर दी। 1934 में उनको फांसी दे दी जाती है। क्रांति का दर्शन देते हैं भगत सिंह और उनके साथियों के लिए क्रांति का मतलब सिर्फ बम फेंकना नहीं था, बल्कि देश से पूंजीवादी यानी जो क्या करते थे कि खुद के लिए जमा करो धन, ठीक है, यानी जहां पे लोग व्यक्तिगत धन को ही आगे बढ़ाते थे, लोगों के लिए कोई काम नहीं करना, जो आम जनता है, ठीक है। जमींदारी और शोषित व्यवस्था है उसको उखाड़ कर समाजवाद लाना था, ठीक है।
तो इनके दर्शन में ये था भगत सिंह के। सच्ची आज़ादी क्या होती है? भगत सिंह ने बोला कि जब तक एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण बंद नहीं करता तब तक आज़ादी अधूरी है, चाहे शासक अंग्रेज हो या भारतीय। धर्मनिरपेक्षता पे भी उन्होंने बोला। उन्होंने धर्म को राजनीति से दूर रखने की वकालत की और युवाओं से अंधविश्वास छोड़कर तार्किक बनने की अपील की। बेचारे उस वक्त थे, इसीलिए ये सब बातें बोल गए। बंगाल में नए क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषताएं और कमियां। 1930 के दशक में बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन अपने पुराने ढर्रे तरीके से काफ़ी अलग और आधुनिक हो चुका था। इसमें कई ऐसी ऐतिहासिक विशेषताएं थी जो पहले आंदोलन में जितने भी आंदोलन हुए उसमें देखने को नहीं मिलती। क्या क्या प्रमुख विशेषताएं और कमियां हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो आंदोलन के प्रमुख विशेषताएं यानी की फीचर्स, ठीक है। तो महिलाओं यानी युवतियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी। इस दौर की सबसे क्रांतिकारी अनोखी विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि सीधे बंदूकें उठाकर अंग्रेजों से लोहा भी लिया। मास्टरदास सुरसेन के नेतृत्व में महिलाओं ने 3 मुख्य भूमिकाएं निभाई, ठीक है। इनके बारे में आप लोग लिख लीजिए नोट्स में। क्रांतिकारियों को अपने घरों में शरण, एक तो छिपाना, ठीक है, शरण देना पहला काम, भूमिका। पुलिस से बचते हुए गुप्त संदेश और हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरा काम। सीधे मोर्चे पर जाकर अंग्रेजों पर गोलियां चलाना, ठीक है। तो प्रमुख महिला क्रांतिकारी और उनके साहसिक कार्य, इनके बारे में मौका मिले तो पढ़िए, ठीक है, सर्च करके गूगल पे पढ़िए। प्रतिलता वाडेदार, इन्होंने चटगांव के पहाड़तली रेलवे इंस्टीट्यूट पर एक सफल और साहसिक छापा मारा। अंत में अंग्रेजों के हाथ आने के बजाय उन्होंने जहर खाकर देश के लिए अपनी शहादत दे दी। कल्पना दत्त, इनके बारे में पढ़िए। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और मास्टर दास सुरसेन के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। सुनीता चौधरी और शांति घोष, दिसंबर 1931, ये कोमिल्ला की 2 छोटी स्कूली छात्राएं थी, 15-15 साल की थी ये, सोचिए 15 साल की। इन दोनों ने मिलकर सीधे एक ब्रिटिश जिला अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसको जाकर सामने से गोली मारी और हत्या कर दी। बीना दास, फरवरी 1932, कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, ठीक है, कॉन्वोकेशन में जब गवर्नर उन्हें उपाधि डिग्री दे रहा था तब उन्होंने बेहद नजदीक से गवर्नर पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। समझ रहे हैं ये क्रांति का? सोचिए क्या माइंडसेट रहा होगा। 15-15 साल की लड़कियां जाके मजिस्ट्रेट को गोली मार दी। व्यक्तिगत हत्याओं के बजाय सामूहिक हमले पर जोर। पहले के दौर में क्रांतिकारी किसी एक अंग्रेज अधिकारी या गद्दार को अकेले निशाना बनाते थे जिसे व्यक्तिगत आतंकवाद कहा जाता था, लेकिन इस नए चरण में रणनीति बदल गई। अब औपनिवेशिक शासन के महत्वपूर्ण अंगों जैसे शास्त्रागार, संचार व्यवस्था, रेलवे, सामूहिक हमले, ग्रुप अटैक्स को ज्यादा महत्व दिया गया। मकसद क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के सामने वीरता का एक बड़ा उदाहरण पेश करना ताकि वे प्रेरित हो सकें और ब्रिटिश नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के हम हौसले और मनोबल को पूरी तरह तोड़ना। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म और सांप्रदायिक एकता। 1900 से 1920 के शुरुआती क्रांतिकारी आंदोलन में हिंदू धार्मिक प्रतीकों जैसे गीता पर हाथ रखकर शपथ लेना, ठीक है, भवानी माता की पूजा का बहुत प्रभाव था जिससे अनजाने में मुस्लिम युवा दूर रहते थे। लेकिन 1930 के आंदोलन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आया। धार्मिक कट्टरता का अंत हुआ। क्रांतिकारियों की हिंदू धर्म परायणता अब जो है कम होने लगी थी। उन्होंने धर्म के नाम पर कसम या शपथ लेने बंद कर दिए। मुस्लिम युवाओं का प्रवेश हुआ। अब मुस्लिम युवाओं को भी क्रांतिकारी संगठनों में खुले दिल से शामिल किया जाने लगा। उदाहरण मास्टर दास सुरसेन की आर्मी जो थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, उसमें बहुत से मुस्लिम युवा थे जिन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर जो है लड़ाई की। इनमें सत्तार, फकीर अहमद मियाँ, मीर अहमद और टूनू मियाँ जैसे नाम के सबसे प्रमुख नाम जो है प्रमुख थे। तो कहीं भी लिखा जाए तो नाम लिया जाए मुस्लिमों के योगदान का। खैर,
आंदोलन की प्रमुख कमियां, वीकनेस, इतने बड़े साहस और बलिदान के बावजूद इस आंदोलन में कुछ गंभीर कमियां भी थी जिसके कारण यह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। विवादास्पद तत्वों की मौजूदगी, आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व या लोग भी शामिल हो गए थे जिनकी विचारधारा पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी या जो विवादास्पद गतिविधियों में लिप्त थे। सामाजिक रूढ़िवादिता से पूरी तरह मुक्त न होना, ठीक है। भले ही संगठन राजनीतिक रूप से बहुत आगे बढ़ चुके थे, लेकिन सामाजिक स्तर पर ये क्रांतिकारी पुराने ढर्रे रूढ़िवादी सामाजिक विचारों से खुद को पूरी तरह आजाद नहीं कर पाए थे। ठोस सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की कमी थी, बड़ी कमी। ये क्रांतिकारी अंग्रेजों को भगाने का जज्बा तो रखते थे, लेकिन आजादी के बाद देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा कैसा होगा, गरीबों, किसानों और मजदूरों का अधिकार, इसके लिए कोई बड़ा व्यापक प्रोग्राम नहीं बना था, ठीक है। जमींदारों का समर्थन, जो क्रांतिकारी स्वराज पार्टी या कांग्रेस से आए थे वे अमीर जमींदारों के प्रभाव में थे। नतीजा यह हुआ कि जब बंगाल के मुस्लिम किसान और मजदूरों ने हिंदू जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया तो इन स्वराजवादी क्रांतिकारियों ने किसानों का साथ नहीं दिया। इस आर्थिक और वर्गीय समझ की कमी के कारण वे आम गरीब जनता को बड़े पैमाने पर अपने साथ जोड़ नहीं पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों को समझाने के लिए जो यहाँ पे रिवीजन के लिए दिया गया है तो उसको देख लेते हैं। पूरा फुल रिवीजन है, ठीक है, और क्विक समरी है। तो स्ट्रेंथ और कमियां की बात करेंगे तो नारी शक्ति स्ट्रेंथ रही। प्रतिलता, कल्पना दत्त, शांति, सुनीता और बीना दास जैसी युवतियों ने बंदूकें उठाई। आर्थिक विजन की कमी रही, कमी, ठीक है। किसानों और मजदूरों की समस्याओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी। वहीं पे फिर स्ट्रेंथ क्या रहा, टीम वर्क हुआ। सामूहिक हमला, किसी एक को चोरी छिपे मारने के बजाय पूरी ब्रिटिश चौकियों पर सेना की तरह सामूहिक हमले किए गए। वहीं कमी क्या रहा, जमींदारों का झुकाव। स्वराजवादी क्रांतिकारियों ने जमींदारों के खिलाफ शोषित मुस्लिम किसानों का समर्थन नहीं किया। स्ट्रेंथ क्या रहा, सच्ची धर्मनिरपेक्षता। धर्म के नाम पर कस्में बंद हुई। सत्तार और मीर अहमद जैसे कई मुस्लिम युवा क्रांतिकारी सेना में शामिल हुए। और कमी क्या रही, रूढ़िवादिता। सामाजिक तौर पर पुरानी रूढ़िवादी सोच को लेकर पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया वो सोच, ठीक है। तो ये कमी रही, ये स्ट्रेंथ रहा, ठीक। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसके अगले चैप्टर में फिर हम बात करेंगे कि आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।